नमस्कार प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत है इस इकोनॉमिक्स की सांख्यिकी की बुक की क्लास में। तो आज हम आपके लिए चैप्टर सेकंड लेके आए हैं। इजी बाय इजी एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट नोट्स है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं हम। तो पहला है आंकड़ों के स्रोत। तो आंकड़ों के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वह होते हैं जो हम किसी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, और द्वितीयक आंकड़े किसी से बने बनाए लेते हैं, उनको कहते हैं। आगे है आपके प्राथमिक आंकड़े। डेफिनेशन है ऐसे आंकड़े जो गणना कर द्वारा जांच पड़ताल या पूछताछ करके एकत्र किए जाते हैं तथा ये प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किए जाते हैं, जैसे विद्यालय के छात्रों से उनकी फेवरेट डिश के बारे में पूछना। तो ये प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर लिए जाते हैं, या किसी आदमी से घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनको कहते हैं। जो गणना कर कर जांच पड़ताल कर पूछ कर लिए जाते हैं। जैसे विद्या उदाहरण एग्जाम्पल है आपकी विद्यालय के छात्रों से उनकी फेवरेट डिश के बारे में पूछना। तो ये प्राथमिक आंकड़ों में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े ऐसे आंकड़े जो पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इकट्ठे किए गए हो या पहले से ही प्रकाशित हो, उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे कहीं अखबार या कहीं न्यूज या कहीं बुक से छापे गए हो और वहां से इकट्ठे कर लिए गए हो, उनको द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अखबार से लिए गए, किताब से, इंटरनेट आदि से कहीं से भी आंकड़े इकट्ठे किए गए हो, उनको द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। आगे बढ़ते हैं हम। आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं। तो आंकड़े कैसे करते हैं ये। आंकड़े एकत्रित करने का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है सर्वे, जिसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है। सर्वे करने का सर्वोत्तम साधन है प्रश्नावली या साक्षात्कार। तो प्रश्नावली में हम एक सारणी बनाते हैं और उसमें क्वेश्चन लिखते हैं, और घर घर जाकर क्वेश्चन उन प्रश्नों को पूछते हैं लोगों से। और साक्षात्कार अनुसूची में लोगों से जाकर पूछने और प्रश्नावली बनाते हैं। ये आंकड़े संग्रहित करने की विधिया है। आगे है आपके प्रश्नावली के गुण। प्रश्नावली के गुण कौन से। प्रश्नावली का पहला गुण है प्रश्नावली ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और सेकंड गुण है आपका प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए। तीसरा है प्रश्न एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। और चौथा है प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से विशिष्ट प्रश्न की ओर बढ़नी चाहिए। तो ये शॉर्ट लैंग्वेज है। वैसे भी प्रश्नावली ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रश्नावली ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए कि पूरी लिस्ट छोटी होनी चाहिए, जो ताकि कम समय में समाप्त हो सके। और प्रश्नावली समझने में भी आसान होनी चाहिए। यदि हम किसी को प्रश्न पूछे और वो टफ होगा तो वो कठिन होगा तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा, इसलिए समझने में आसान होनी चाहिए। प्रश्न एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए प्रश्न। चौथा है आपका प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। तो इसमें आपको पहले इजी क्वेश्चन पूछने, धीरे धीरे विशिष्ट की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये अपना प्रश्नावली के गुण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आंकड़ों का संग्रह करने की विधियां है। तो आंकड़ों को संग्रह करने की तीन विधियां है। व्यक्तिगत विधि, जिसमें लोगों के घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। दूसरे डाक द्वारा, जिसे हम गांव में कहीं पर भी हम पत्र भेजते हैं, उनमें सारा क्वेश्चन वोश्चन और पूरा फॉर्म भर के दे देते हैं, जिससे वो घर वाले भर के वापस डाक द्वारा भेज देंगे। ये डाक द्वारा विधि हो जाएगी। और टेलीफोन, घर घर फोन लगाकर क्वेश्चन पूछना, ये टेलीफोन विधि हो जाएगी। तीनों विधि आपको समझ में आ गई हो गई। व्यक्तिगत विधि, डाक द्वारा और प्रश्नावली, आप इनके विस्तार में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विधि है, यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब सर्वे करता सभी सदस्यों के पास जा सके और आमने सामने होकर प्रश्नों के बारे में पूछ सके। तो ये पहले ही बता दिया है कि व्यक्तिगत विधि में लोगों से प्रत्यक्ष जाकर प्रश्न पूछते हैं और उनसे सीधे संपर्क करते हैं। तो ये व्यक्तिगत विधि हो जाएगी। और व्यक्तिगत विधि के लाभ क्या है। सर्वेकर्ता उत्तरदाता से विस्तार से चर्चा करता है। तो किसी भी घर पर जाएंगे तो उससे विस्तार से बात कर सकेंगे, और जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकेंगे उससे। इसमें कोई भी त्रुटि की नहीं रहेगी।
और सेकंड पॉइंट है गलत सूचनाओं से बचा जाए। यदि कोई भी इंसान आगे हम प्रश्न पूछे और गलत बताएगा तो भी हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है या गलत दे रहा है। तो ये व्यक्तिगत विधि के लाभ हो जाएंगे। आगे है इस विधि की कमियां है। तो व्यक्तिगत विधि की क्या क्या गलतियां है, कमियां हैं। तो पहले यह विधि बहुत खर्चीली होती है। खर्चीली तो होगी ही क्योंकि हमें घर घर जाकर प्रश्न पूछने पड़ेंगे और इसमें खर्चा भी बहुत आएगा। गांव गांव भी बहुत है भारत में, इसलिए इसमें बहुत अधिक समय भी लगता है क्योंकि घर घर जाना पड़ता है और हर घर में जाने से समय भी बहुत लगता है। इसमें समय भी बहुत लगता है। कभी कभी सर्वेकर्ता सामने होने के कारण भी उत्तरदाता सही बात नहीं बताता है। तो इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो सर्वे करने वाला आता है उसको सही सही बातें नहीं बताते हैं, इसके कारण सर्वे सही भी नहीं हो पाता है। तो इसकी ये खामियां हो जाएगी। आगे है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। यह विधि, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यह विधि व्यक्तिगत साक्षात्कार की तुलना में कम खर्चीली होती है तथा इस विधि में सर्वेकर्ता प्रश्नावली को डाक द्वारा सबके पास भेजता है और यह निवेदन करता है कि एक निश्चित तारीख तक आप प्रश्नावली को पूरा करके भेज दें। तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। यह विधि व्यक्तिगत साक्षात्कार की तुलना में कम खर्चीले होते हैं। क्योंकि इसमें कम खर्चा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा डाक द्वारा घर पर भेज दिया जाता है प्रश्नावली को और उनसे ये निवेदन किया जाता है कि एक निश्चित तारीख तक आप प्रश्नावली को पूरी करके भेज दें और इसकी गुण लाभ हो जाएंगे। ये विधि बहुत कम खर्चीली होती है। तो खर्चीली तो कम ही होगी क्योंकि ये एक जगह बैठकर हम इसको वापस भेज सकते हैं और ला सकते हैं, इसलिए इसमें कम खर्चा होगा। इस विधि के द्वारा सर्वेकर्ता दूर दराज तक भी पहुंच सकता है। तो डाक द्वारा हम कहीं पर भी कौन सा भी पत्र भेज सकते हैं, इसलिए इस प्रश्नावली को भी आसानी से भेज सकते हैं दूर दराज तक भी। कहीं पर जहां पर वाहने नहीं जा सकती वहां पर भी ये जा सकती। उत्तरदाता के पास सोच समझकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय रहता है। तो इसमें उत्तरदाता को पर्याप्त समय दिया जाता है जिससे वो सोच समझकर उत्तर दे सके। तो इसके गुण लाभ हो जाएंगे। इस विधि की कमियां है, डाक विधि की कमियां है। निर्देशों की स्पष्टीकरण का समय नहीं मिल पाता है। डाक के डाकिया को यह पता नहीं रहता है कि कब यह वापस भेजेंगे, कब नहीं भेजेंगे, इसलिए निर्देशों का स्पष्टीकरण नहीं समय में नहीं मिल पाता है कि क्या कब पता आएगा कि नहीं आएगी ये वापस प्रश्नावली। तो सभी सेकंड पॉइंट है आपके सभी उत्तरदाताओं से प्रश्नावली वापस नहीं आ पाती है। कभी कभी सभी उत्तरदाता वापस प्रश्नावली देने में असमर्थ होते हैं, भरते भी नहीं और लापरवाही करते हैं और फाड़ देते हैं, इसलिए यह भी एक कमी है। तीसरा पॉइंट है डाक विभाग द्वारा प्रश्नावली की खो जाने की संभावना भी रहती है। तो इसमें यह भी कमी है कि डाक विभाग द्वारा या प्रश्नावली आ जाने पर भी कहीं गुम हो जाने के कारण भी प्रश्नावली खो जाने की संभावना रहती है। तो इसकी कमियां होगी। अब तीसरी है टेलीफोन साक्षात्कार विधि। इस विधि में सर्वेकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वे को पूर्ण करता है। तो इसके ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसमें सर्वेकर्ता मोबाइल से संपर्क करता है और बातचीत करता है और प्रश्नावली को पूर्ण करता है। इसके टेलीफोन विधि के गुण लाभ, यह विधि बाकी विधियों से सस्ती होती है और इस विधि को कम समय में पूर्ण किया जा सकता है। यह उन मामलों में अधिक बेहतर होती है जहां पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ। तो मोबाइल पर हम किसी से भी बात करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो यह गुण लाभ हो जाएंगे। ये विधि बाकी विधियों से सस्ती है। तो ये डाक और व्यक्तिगत विधि से सस्ती है। यह इस विधि को कम समय में पूर्ण किया जाता है। इस विधि से हम कहीं पर भी, जैसे हम किसी भी व्यक्ति के फोन लगाएंगे और 5 मिनट में इसको पूर्ण कर सकते हैं, प्रश्नावली को सर्वे कर सकते हैं। इसके दोष कमियां हैं, सर्वेकर्ता की पहुंच सीमित हो जाती है। दूसरा है संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाता की प्रतिक्रिया देख नहीं पाता है। हाँ, तो ये इसकी दोष कमियां हो जाएगी। सर्वेकर्ता पहुंच सीमित हो जाती है कि सर्वेकर्ता क्या क्या पूछना है ये उसको समझ नहीं आता है और आगे वाले व्यक्ति को भी समझ नहीं आता उत्तरदाता को, इसलिए सर्वेकर्ता की सीमित हो जाती है और संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाता की प्रतिक्रिया देख नहीं पाते कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसकी हो जाएगी। आगे है प्रायोगिक सर्वेक्षण। इसका आशय यह है कि जब एक बार प्रश्नावली तैयार हो जाए
तब हमें उसका प्रयोग प्रयोग जनसंख्या के एक छोटे समूह पर करके देख लेना चाहिए, ताकि हमें प्रश्नावली के गुण एवं दोषों का पता चल जाए। तो इस प्रायोगिक सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि जनसंख्या के हम जब आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं तो उनका एक छोटे समूह पर प्रयोग करके देख लेना चाहिए, ताकि गुण और दोषों का पता चल सके। तो आगे है आपका जनगणना तथा पद्धति सर्वेक्षण या पूर्ण करना। वह सर्वेक्षण जिसमें जनसंख्या के सभी तत्वों को शामिल किया गया हो उसे जनगणना या पूर्ण जनगणना कहा जाता है। तो इस जनगणना या प्रतिदर्श सर्वेक्षण उसको कहते हैं, वह सर्वेक्षण जिसमें जनसंख्या के सभी तत्वों को शामिल किया गया और उसमें जनगणना या पूर्ण जनगणना कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। प्रतिदर्श आपका, यदि संपूर्ण जनसंख्या के पास एक सर्वेकर्ता नहीं पहुंच सकता, तब वह उससे जनसंख्या में से एक प्रतिदर्श है और उससे जानकारी प्राप्त करता है। इस विधि से सर्वे करने से सर्वेकर्ता जल्दी निपट जाएगा और खर्च भी बहुत कम आएगा। तो इसका प्रतिदर्श का मतलब ऐसा है कि जैसे एक क्लास है, उसमें से एक व्यक्ति जैसे मॉनिटर को बुला के ये पता किया जा सकता है कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या पसंद है। तो ऐसे ये उदाहरण हो जाएगा प्रतिदर्श सर्वेक्षण का। तो प्रतिदर्श चुनने की दो विधियां है, यादृच्छिक और अयादृच्छिक। तो पहले आपकी चलती है यादृच्छिक। तो यादृच्छिक प्रतिचयन में सभी व्यक्तियों के चुने जाने की समान संभावना रहती है और संपूर्ण जनसंख्या लगभग एक जैसी होती है। जैसे बर्तन के अंदर पकाने के लिए रखे गए चावल, उसमें से कुछ चावलों की यादृच्छिक रूप से निकाल कर देखना कि चावल पके या न पके। इस विधि को लॉटरी विधि भी कहा जाता है। तो इसमें यादृच्छिक हो जाएगी, जैसे हमने चावल पका है कई सारे, उसमें से एक चावल को देख लेंगे कि पका कि नहीं पका है, तो उससे पता चल जाएगा। एक पका होगा तो सब पक जाएगा। तो इससे उदाहरण लिया गया है कि एक व्यक्ति को लेकर देख लेंगे, वो सबके बारे में बता देगा कि ये कैसे कैसे ये। तो यादृच्छिक विधि प्रतिचयन विधि आपको समझ में आ गई। आगे है अयादृच्छिक प्रतिचयन। इस विधि में संपूर्ण जनसंख्या की चुने जाने की समान संभावना रहती है। इसमें सर्वेकर्ता का निर्णय महत्वपूर्ण होता है कि किसको चुने और किसको छोड़ दे। यह अयादृच्छिक प्रतिचयन कहलाई। तो इस विधि में संपूर्ण जनसंख्या की चुने जाने की समान संभावना रहती है। इसमें सर्वेकर्ता का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सर्वेकर्ता होता है जो महत्वपूर्ण होता है और उसको ही ये निर्णय लेने का होता है कि वो किसको चुने और किसको छोड़ दे। नेक्स्ट है आपका अप्रतिचयन त्रुटियां। तो ये त्रुटियां है ऐसी त्रुटियां जो प्रतिदिन त्रुटियों की तुलना में ज्यादा गंभीर होती है। यह मुख्य रूप से तीन तरीके से। तो पहली है आंकड़े अर्जन में त्रुटियां, दूसरी है अनुत्तर संबंधित त्रुटियां और तीसरी है प्रतिदेश अभिनति। तो पहले देखते हैं हम पहले आंकड़े अर्जित में त्रुटियां। जब हम आंकड़े अर्जित करते हैं उस वक्त आंकड़ों को गलत लिख दे, जैसे लिखना 91 को लिख दिया 19, तो इसे भी पहले आंकड़े अर्जित में त्रुटि। जैसे किसी व्यक्ति ने 91 की जगह 19 लिख दिया तो यह भी त्रुटि हो सकती है। तो ऐसी त्रुटि के लिए इसको बोलेंगे आंकड़े अर्जन में त्रुटि। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको मिटा देते हैं। दूसरी है आपकी अनुत्तर संबंधित त्रुटियां। तो जब सर्वेकर्ता को वांछित उत्तर न मिले या उत्तरदाता सूचना देने से मना कर दे तो होने वाली गलतियों को अनुत्तर संबंधित गलतियां कहा जाता है। तो जैसे कोई सर्वेकर्ता जाता है उत्तरदाता के पास और गलत उत्तर दे देता है तो उसे अनुत्तर संबंधित त्रुटियां कहते हैं। तीसरा है आपके प्रतिदेश अभिनति। यह तब होती है जब सर्वेकर्ता सूचना लेने में पक्षपात करता हो। जैसे कभी सर्वेकर्ता पक्षपात नहीं करता है, जैसे कभी किसी के पास जाने का सूचना इकट्ठी नहीं करता है, तो उसे प्रतिदेश अभिनति कहते हैं। आगे आपका लास्ट पॉइंट भारत की जनगणना। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। यह थी जो एक अनुमानित जनगणना थी, परंतु वास्तविक जनगणना की शुरुआत 1883 में मानी जाती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके
क्यू टाइप में 1 नंबर में। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में हमारे देश में जनगणना होती है। ये भी आ सकता है एमसीक्यू टाइप में। जनगणना का कार्य विभिन्न समस्या करती है, जिसमें सबसे प्रमुख है एनएसएसओ, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय। इसकी हिंदी में हो जाएगा। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तीसरे चैप्टर के लिए कमेंट में जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।